आज से हम लोग अनसॉल्व 2025 स्टार्ट कर रहे हैं। सेट का कोड है CA और पहला क्वेश्चन है दिया है HCF 99 और 153 का HCF दिया गया है 9 और इन दोनों नंबर्स का हमें LCM फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है अपने पास में और जब भी दो नंबर्स का HCF हमें गिवन हो और उनका LCM चाहिए हो तो हम लोग एक फार्मूला होता है वो अप्लाई करते हैं। LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इन दोनों नंबर्स का LCM तो हमें फाइंड ही करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। और इन दोनों नंबर्स का HCF हमको गिवन है दैट इज 9 और पहली संख्या है 99, पहली संख्या है 99। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज 153। यहां से हम इनका LCM निकालेंगे, 9 अपॉन में जाएगा 99 इंटू 153 अपॉन में आ गया ये 9 और इसे सॉल्व करेंगे तो एक आंसर मैच करेगा। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9 और 11 से मल्टीप्लाई करा कर देखते हैं तो 11 तियाँ 33 का 3 हासिल लगेंगे 3, 11 पचे 55 और 3 58 का 8 हासिल लगेगा 5 और 11 एक कम 11 और 5 16। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है। एक थैला है उसमें 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं, मतलब 3 लाल गेंदें हैं और 2 नीली गेंदें हैं। ठीक बात, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। थैले से यदृच्छया एक गेंद निकाली गई, गेंद के नीली होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? गेंद नीली होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? प्रायिकता निकालने का जो फार्मूला है वो होता है घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो घटना हमारी है कि गेंद नीली होनी चाहिए। गेंद कैसी होनी चाहिए? नीली। तो अभीष्ट प्रायिकता हमें जो निकालनी है उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे कि नीली गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। क्योंकि गेंद के नीली होने की प्रायिकता निकालनी है तो नीला होना हमारी घटना है, तो घटना के अनुकूल तरीके कितने हैं? 2। नीली गेंदों की संख्या 2, कुल गेंदों की संख्या 3 + 2। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ज़्यादा ऊपर लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें नीली गेंद देखनी है 2, टोटल गेंदें देखनी है 5। तो आंसर आ गया 2/5। यहीं पर मान लो अगर पूछा गया होता, बी ऑप्शन करेक्ट है, अगर लाल गेंद होने की प्रायिकता पूछते तो लाल गेंदें ऊपर लिखते 3, टोटल 3 और 2 5। लाल गेंद की प्रायिकता पूछते तो हो जाती 3/5 और नीली की पूछेंगे तो 2/5। स्टॉप करो। इन 2 प्रश्नों में कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कि एक सारणी दी हुई है और इसमें माध्यक वर्ग केवल पता करना है। माध्यक वर्ग का मतलब होता है माध्यिका वर्ग। माध्यक वर्ग भी बोलते हैं इसको और माध्यिका वर्ग भी बोलते हैं। माध्यिका निकालनी नहीं है, केवल हमें माध्यक वर्ग पता करना है। कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। इस केस में हमेशा सबसे पहला काम करना होता है कि हम लोग संचयी बारंबारता पे निकालते हैं। 1 यहाँ पर है तो 1 लिख लेंगे, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 3 23। सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकलती, ये टर्म ऐसे ही लिख लेना है। इसको यहाँ ऐड करना है, 1 5 6 6 8 14, 14 6 20, 20 और 3 23। इसके बाद माध्यिका वर्ग पता करना है। अच्छा, इनको जोड़ा ही तो है तो इनको जोड़ोगे 23 ही आएगा। फिर अगर माध्यिका वर्ग आपको पता करना है तो आपको यहाँ पर ये पदों की संख्या विषम आई है। विषम आती तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कुल पद + 1/2 वां पद। ये फार्मूला है। अगर विषम है कुल पद + 1/2 वां पद, तो कुल पद कितने हैं? 23। तो 23 और 1 24 का आधा 12वां पद। हमें यहां देखना होगा कि 12वां पद किस अंतराल में पड़ेगा।
और ये हमें संचयी बारंबारता बता पाती है कि 12वां पद किस अंतराल में पड़ता है। पहले पद तक ये अंतराल लगेगा, दूसरे पद से जरूरत हो अगर एक के बाद आता है 2, दूसरे पद से छठे पद तक ये अंतराल काम करेगा, लेकिन छठा पद तक चाहिए नहीं। छठे पद के बाद आता है जो पद, उसे कहते हैं 7वां पद। तो 7वें पद से 14वें पद तक, 7वें पद से 14वें पद तक ये अंतराल काम करेगा। तो 7वें पद से 14वें पद तक ये अंतराल काम करेगा, इसका मतलब माध्यिका वर्ग 8 से 12 है। ठीक है, तो 12वां पद किस अंतराल में आएगा समझिए, 12वां पद आएगा 8 से 12 में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार फिर से इस बात को समझ लें, टोटल टर्म्स जितने भी आए 23, 23 और एक 24, 24 का आधा 12, 12वां पद देखना है किस अंतराल में जाएगा। पहले पद तक यही अंतराल चलता है, दूसरे पद से लेकर छठे पद तक हम इस अंतराल को कंसीडर करेंगे, फिर छठे पद के बाद से यानी 7वें पद से लेकर के 14वें पद तक ये अंतराल काम करेगा। 7वां पद जरूरत हो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां जरूरत है तो 12वां यही होगा 8 से 12 में। तो माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 8 से 12, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बहुलक वर्ग जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल बहुलक वर्ग पता करना है। तो बहुलक वर्ग बड़ा आसान होता है, सबसे आसान यही पता करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, वही बहुलक वर्ग है। आपको सिर्फ देखना है कि बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है। माध्यक वर्ग में टाइम लगता, बहुलक वर्ग तुरंत पता चलता देखते ही। बहुलक वर्ग पता करना, सबसे पहले देखो किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, तो 23 सबसे ज़्यादा है, और जिस अंतराल की बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही अंतराल कहलाता है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग होगा 20 से 30। अगला क्वेश्चन है 5वां। इसमें कहा गया किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष या हेड आने की क्या प्रायिकता है। भाई प्रायिकता चाहिए तो दो बातें चाहिए, एक तो हमें टोटल तरीके चाहिए कितने हैं, और एक घटना के फेवर में कितने हैं। तो जब एक सिक्का हम ऊपर उछालते हैं तो उसमें दो तरीके होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये इसका सैंपल स्पेस बना लिया हमने। एक सिक्का हमने ऊपर उछाला, दो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल प्रकार कितने हो गए बताओ। कुल प्रकार तो हैं 2, सिक्के पर कुल प्रकार कितने हैं 2, और हेड आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, हेड आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। जब भी एक सिक्का उछालोगे तो गिरने के कुल तरीके हैं 2, नीचे तो 2 ही आना है। अब इन दो तरीकों में हेड कौन कौन है, केवल एक है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। तो घटना के फेवर में एक ही तरीका है 1/2। तो हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2, और टेल आने की प्रायिकता अगर पूछते तो वो भी हो जाती है 1/2, आधी आधी संभावना। 1/2 का मतलब क्या होता, आधा, यानी आधी संभावना हेड आने की और आधी संभावना टेल आने की। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं तो ऑप्शन इसमें मैच कर गया था डी, यस। अगला क्वेश्चन है 144 के हमको चाहिए हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहे हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटें, 2 तियां 6, 1 7, 1 बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटे, 2 1 कम 2 1 3, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटे तो 2 नेम 18, फिर 3 से काटे तो 3 तियां 9 और 3 1 कम 3। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो 2 आया है, कितनी बार देखना पड़ेगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और 3 आया है 2 बार इंटू 3 स्क्वायर। अगर हम इसको एक बार रिचेक भी कर लें, 2 की घात 4 करें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाता है, और 3 का वर्ग करें 9, और 16 नेमा याद होगा 144 का मतलब सही है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। 4 ऑप्शन है इसमें, 2 की पहला ऑप्शन ही मैच कर लेगा, पहला ऑप्शन ही है 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 54 और 336 का HCF चाहिए। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, बड़ा आसान प्रश्न। 54 और 336 का HCF चाहिए हमको। अपने पास 4 विकल्प मौजूद है। ऑप्शन अपने पास है 9, 6, 3 और 18। पहले तो हम तुम्हें कहेंगे कि बिना हम लगाए ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को कैसे चेक कर सकते हैं। 9, 6, 3 और 18। HCF का मतलब ही होता है कि बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे पूरा पूरा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर अगर डिवाइड कर दे तो बहुत अच्छी बात है। आप 18 से डिवाइड करके देख लेना, दोनों को कर जाए तो ये सही। वो ना करे तो 9 से करके देख लेना, वो कर जाए तो वो सही। वो भी ना अगर दोनों को करे तो फिर 6 से कर लीजिएगा, वो सही। और वो भी ना करे तो फिर 3 सही। एक तो ये तरीका होता है ऑप्शन से देखने का। दूसरा तरीका है जो प्रॉपर मेथड है लगाने का, वो ये है कि 54 और 336 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको 2 से भाग करें, 2 दूना 4, 1 5, 1 बचेगा तो 14, 2 सत्ते 14, फिर 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3। तो ये तो आ गया आपका 54 का अभाज्य गुणनखंड। अब हम करेंगे 336 का, तो 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 एक कम 2, 1 3, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 13, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटो 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 और 2 एक कम 2, फिर 3 सते 21 और 7 एक कम 7। तो 54 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन नोट करेंगे तो एक तो 2 है और 3 क्यूब है। 2 है और 3 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 × 3 क्यूब। और फिर अगर हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन नोट करें तो 1 2 3 4, 2 आया है 4 टाइम्स, 2 की पावर 4 × 3 × 7। अब क्या करना होता है भाई HCF निकालने के लिए? HCF में सिर्फ कॉमन वाले लेते हैं। HCF में क्या लिया जाता है? सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और छोटी घात में लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कॉमन फैक्टर्स छोटी घात में। 2 की पावर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे पावर 4 है, तो कॉमन लेंगे लेकिन छोटी पावर वाले में लेंगे। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 में छोटी पावर कौन है? 2 है, खत्म। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, कॉमन लेंगे छोटी पावर में लेंगे, छोटी पावर कौन है? 3। 7 तो कॉमन ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो 2 3 6 मीन्स योर आंसर इज 6। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना इतना लगाए भी चेक कर सकते थे। सबसे पहले हम 18 से डिवाइड करने की बात कर रहे थे। 18 से अगर डिवाइड करें तो 18 से डिवाइड हो जाएगा 18 तिया 54। क्या 18 से वो डिवाइड होगा? चेक करके देख लेंगे, नहीं हो रहा होगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। अच्छा, फिर आते हैं हम, भाई बड़े से बड़ा नंबर होता है HCF जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 9 से डिवाइड करें, 9 4 54, 9 से उसको कर ले, नहीं हो रहा होगा, तभी तो आंसर 6 आया है। 9 से चेक भी कर सकते हो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 के बाद में 27 और 6 33, 6 और 6 के बाद आ जाएगा 66, और 9 से 66 में पूरा पूरा डिवाइड हो नहीं पाएगा। इसका मतलब 9 नहीं कर रहा है, लेकिन 6 डिवाइड कर रहा होगा। इस तरीके से आंसर भी चेक कर सकते हो, गलत तो नहीं हुआ कहीं। तो 6 से भाग करें तो 6 नेम 54 और 6 पंचे 30, 3 बचे 36, 6 छंग 36 हो रहा है। तो ये 6 ही बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। प्रॉपर मेथड ये है कि हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसमें से कॉमन वाले लें और छोटी घात में लें, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है। इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी, अगर हम शॉर्ट में बताएं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, जब भी किसी पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी चाहिए, एक्स अक्ष से दूरी वो होगी जो वाई होगी, वाई कोऑर्डिनेट, तो 4 सही होगा। अब इसको डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन पहले तो तैयार कर लो। किसी पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी जो वाई कोऑर्डिनेट है, वाई अक्ष से दूरी जो एक्स कोऑर्डिनेट है। उल्टा चलता है, एक्स से दूरी पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट और वाई से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट। क्योंकि एक्स अक्ष से पूछ रहे थे, जो वाई है यानी 4, वो होगा सही। लेकिन कैसे हुआ ये, इस बात को समझ लेते हैं।
उसके लिए हम एक्स अक्ष ले लें और वाई अक्ष ले लें। ये पॉइंट कैसे निर्धारित होता है इस पर काम करते हैं। पहली दूरी एक्स अक्ष से लेते हैं 3, 1 2 3, फिर वाई अक्ष से लेते हैं 1 2 3 4, और अगर 3,4 को हम एग्जैक्ट सिचुएशन निकालें तो इस तरीके की आएगी। ये 3,4 है, पहली दूरी एक्स अक्ष पे 3, दूसरी दूरी वाई अक्ष से 4, वाई अक्ष पर 4 दूरी। अब ये 4 है तो इसके सामने ये भी कितनी होगी, 4 होगी, और ये 3 है तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। अब इस पॉइंट की दूरी आपको निकालनी कहाँ से थी, एक्स अक्ष से। इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी, अब देखिए आपको 4 दिख भी रही होगी, इस पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, 4 है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। और वाई अक्ष से दूरी पूछते तो क्या होती, 3 होती। तो इस बात को सीधा तैयार कर लेना है। कभी किसी पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई वाला, एक्स अक्ष से दूरी तो वाई, और वाई अक्ष से दूरी तो एक्स। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। एक इक्वेशन दी गई है और इसमें हमें इसके मूल बताने हैं। 4 ऑप्शन है कि मूल वास्तविक हैं, वास्तविक नहीं हैं, और वास्तविक तथा बराबर हैं, और वास्तविक तथा भिन्न हैं, डिफरेंट है। मतलब सिंपल सी बात है कि मूलों के लक्षण पूछे जा रहे हैं, और मूलों के लक्षण डिपेंड करते थे विविधकर पर, यानी b² - 4ac पर। तो हम लोग b² - 4ac निकालें और देखते हैं कैसा आता है। यहां पर अगर देखें a की वैल्यू ये है, b ये है, c ये है। b की वैल्यू यहां पर 5 है, 5² - 4ac। a क्या है, a है 3, और c क्या है 3। ये a का मान होता है पहला वाला, फिर b का मान होता है x का गुणांक, और c होता है अचरफल। तो b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 3। 5 का वर्ग 25 और 3 तिया 9, 9 4 जा 9 चौक 36। अब 25 में से 36 घटाएंगे तो सीधी बात है माइनस का आएगा, कितना आएगा इससे मतलब ही नहीं है, फिर भी निकाल देते हैं। 6 में से 5 जाएगा 1, और 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये तो निगेटिव आ गया। निगेटिव आने का मतलब होता है यानी व्युत्कर जो है वो 0 से छोटा है, और 0 से जब भी छोटा होता है व्युत्कर तो मूल काल्पनिक होते हैं। लेकिन उसमें काल्पनिक ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने जानबूझ के। काल्पनिक का मतलब होता है वास्तविक नहीं, मूल काल्पनिक होंगे यानी मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा जिसमें ये लिखकर आ जाए काल्पनिक होने का मतलब वास्तविक नहीं होंगे, तो मूल वास्तविक जो है वो नहीं है, ये ऑप्शन सी होगा। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि मूल वास्तविक नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल 2 इक्वेशंस दी हैं और हमें इनका हल करना है, इनको हल करना है। इससे आसान प्रश्न क्या होगा, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो +y - y कट गया, x और x हो गया 2x, 2 and 2 4, 2 से काट दे 2 दूना 4, x बराबर 2 आ गया। y भी चलो निकाल ही लेते हैं, x + y बराबर 2, और x + y बराबर 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दें, y बराबर ये 2 में से 2 जाएगा तो 0, x बराबर 2 और y बराबर 0। चेक भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ने पर 2 आ जाए, 2 + 0 2, और दोनों को घटाने पर भी 2 आ जाए तो 2 - 0 2 मीन्स y 0 हो रहा है दोनों में। तो ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा ऐसा विकल्प जिसमें लिखा हो x बराबर 2 और y बराबर 0। मुझे लग रहा है ऑप्शन डी सही होगा, x बराबर 2 और y बराबर, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न में कह रहे दो संख्याओं का योगफल 8, योगफल तथा अंतर। हाँ, दो संख्याओं का जो योगफल है वो 8 है और जो अंतर है वो 2 है, इनमें से कौन सा होगा। एक तो लगाने का तरीका हो सकता है, दूसरा हम ऑप्शन से ही बता सकते हैं। इनमें कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा है। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 7 और 1 8। ये तो डी 1 और 2 3, ये तो गलत हो ही गया, इसको तो जोड़ने पे ही 8 नहीं आया। अब हम कह रहे हैं इनको घटाने पर 2 हो जाए, तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ये कह रहे हैं घटाने पर 2 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया।
7 में से 1 जाएगा 6, ये भी गलत हो गया। क्या ये ऑप्शन हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए थे जिनको जोड़ने पर 8 आ जाए, 5 3 8, और घटाने पर 2 आ जाए, तो 5 में से 3 गए 2। ये तो होता है ऑप्शन से, हमने देख लिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मान लिया ऑप्शन नहीं होते इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम कहते हैं मान लिया संख्याएं x और y हैं, तो x प्लस y कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज 8 एंड x माइनस वाई, इनको घटाने पर 2 आ जाए। फिर अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, y y कट गया, x x 2x, 8 2 10, 2 पंचे 10, x बराबर 5। देखिए पहला ऑप्शन x बराबर 5 आ गया, और किसी में x है नहीं 5, इसका मतलब यही ऑप्शन है। y भी निकाल सकते हैं, x का मान 5 यहाँ रख दें, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 8 में से 5 जाएगा 3, तो x बराबर 5 और y बराबर 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें कौन कौन नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है 10 7 4 डैश का 20वां पद निकालो। तो सबसे पहले तुम देखें तो ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो समांतर श्रेणी है, क्योंकि 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 3 गया 4। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला पद देखें। पहला पद क्या है? 10। पहले पद को a से लिखते हैं, फिर हम इसमें d निकाल लें। d कैसे निकलता? दूसरे से पहला घटा के, तो 7 में से 10 घटाओ, 7 में से 10 गया तो -3 हो गया। n बराबर क्या है? n बराबर 20 है, और हम इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको यहाँ पर चाहिए कौन सा पद? 20वां पद। n की जगह पर 20 रखेंगे, a की जगह पर 10 रखेंगे, n की जगह पर 20 रखेंगे, 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज -3। a की जगह पर 10, n की जगह पर 20, और डिफरेंस रखेंगे -3। फिर 10 ऐसे ही लिख दीजिए, 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा, -3, और 10 में से 19 तियाँ 57 प्लस माइनस माइनस, और 57 में से 10 हमको घटाना है, लेकिन बचेगा माइनस का। 7 में 0 जाएगा 7, और 5 में 1 जाएगा 4, तो माइनस का 47। श्रेणी डिक्रीज कर रही थी, तो टर्म 20वें नंबर पे नेगेटिव में ही आना था। तो माइनस का 47 हम देखेंगे तो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, -47। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, केवल हमें बस ए पता हो जाए, डी पता हो जाए, और हमें ये फार्मूला पता हो तो लग ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वृत्त का प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर, तो एक सबसे पहले वृत्त बना लें बेटा। सबसे पहले हम इसमें एक वृत्त बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक भाई, त्रिज्या खींच लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है जी? 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। चलिए एक स्पर्श रेखा पहले हम खींच लेते हैं, जो यहीं पर टच कर जाए, जहां पर हमने स्पर्श रेखा, जहां पे हमने त्रिज्या दिखाई है। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है मान लें यहीं पर आई है बिल्कुल, ठीक है। त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर से, मान लेते हैं ये दूरी 13 सेंटीमीटर है। कोई रचना तो हमें करनी नहीं है कि नाप के बनाना हमें। केंद्र से 13, ये केंद्र हो गया इसका, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर से, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर से स्पर्श रेखा खींची गई। एक बार फिर से पूरा समझिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक, सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, सपोज मान लो ए है।
यहां से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है और हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी। मान लो ये बी पर टच करती है तो हमें लेंथ ऑफ ए बी पता करना है, बड़ा आसान है। इसमें एक थ्योरम लगेगा। थ्योरम ये था कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। सबसे पहले तो हमें थ्योरम पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। माने ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज अगर हो गया तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी, और पाइथागोरस लग जाएगी तो ए बी निकल आएगा। तो कर्ण का वर्ग यानी OA स्क्वायर, 90 के सामने कर्ण होता है, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। OA की लेंथ हो गई 13 स्क्वायर, OB की लेंथ हो गई 5 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है 169 और 5 का वर्ग 25 प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से अगर हम AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, और 169 में 25 घटेगा तो घटा के देख लीजिए, 9 में से 5 गए 4, 6 में 2 गए 4। 144 का वर्गमूल आपको याद ही होगा कि 12 होता है, क्योंकि 5, 12, 13 वाला कॉम्बिनेशन वो याद हो ही जाता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। घन का मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। ठीक है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है और इसके सिरों को मिलाकर रखा गया है। जब 7 सेंटीमीटर के दो घन आप आपस में मिला दोगे, 7 सेंटीमीटर के दो घन थे आपने आपस में मिला दिए तो उनकी लंबाई बढ़ गई। 7 का 1 था, 7 का 1 था, तो 7 7 14, यानी लंबाई हो जाएगी 7 + 7 माने 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई पर कोई असर पड़ता नहीं है इसमें, और ऊंचाई पर कोई असर पड़ता नहीं है। इसके बाद काम है फार्मूले का। सीधी सी बात समझ लीजिए, जैसे 7 सेंटीमीटर का एक घन है, हम उसका मान लो आगे का ही फेस दिखा रहे हैं, पीछे है वो 3D में घन है। एक और 7 सेंटीमीटर का घन है, पीछे घन है वो नहीं दिखा रहे हैं, हम आगे की फेसेस दिखा रहे हैं केवल। उनको हमने जोड़कर रख दिया। इनकी लंबाई 7 है, चौड़ाई अंदर की तरफ डेप्थ जो है वो भी मान लो 7 है ना, और इनकी ऊंचाई भी 7 है। लेकिन जब हम इनको चिपका के रख देंगे, इनको मिलाकर के रख देंगे, तो जो इनकी लंबाई होगी वो बढ़ जाएगी बेटा। लंबाई हो जाएगी 7 + 7 कितनी? 14। दो घन जब मिला देंगे, चौड़ाई पर इनकी कोई असर नहीं पड़ेगा। पीछे जैसे घन बनने हैं वो बन करके वैसी ही स्थिति तैयार हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं पूरा हमने बना ही दिया। चलो, तो इसकी जो लंबाई है इसकी वो कितनी हो गई टोटल? अब ये घनाभ हो गया। जब दो घन आप आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? उसकी लंबाई बढ़ेगी। अब ये घनाभ हो गया। अगर पूरा शेप देखें तो घनाभ है, तो लंबाई हो गई 7 + 7 कितना? 14। चौड़ाई इसकी कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए चौड़ाई 7 ही है और ऊंचाई इसकी 7 7 7, तो ऊंचाई 7 ही है। ठीक है, तो जब भी दो घन आपस में मिलाएंगे, ध्यान दें, लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई उतनी ही रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी। इसके बाद सिर्फ आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है घनाभ के लिए, क्योंकि अब ये घनाभ हो गया है, 2LB + BH + HL। अब ये याद होना चाहिए, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यू लगा दो। L की वैल्यू 14 है, B की वैल्यू 7, फिर B की वैल्यू 7, H की वैल्यू 7, H की वैल्यू 7 और L की वैल्यू 14। फिर 14 सते 98 और 7 सती 49, फिर 14 सते 98। इनको जोड़ लेते हैं और जोड़कर डबल कर लेंगे। 8 8 16 9 25 के 5 अस्सी लगे 2, 9 2 11 11 4 15 15 10 25, एक कम कर लो 24। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 चक्कू 8 1 9, 2 दूना 4, 490। मात्रक चूंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में यूनिट्स हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन है 490 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए हो गया
490 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का फिगर पहले से मेंटेन कर दिया हमने। 15वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिज्या 21 है। चित्र दिया नहीं, हमने अपने पास से बनाया है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 है और इसका कोई जो चाप है वो केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। माने आर की वैल्यू दे रखी है 21 और थीटा दे रखा है कितना, थीटा दे रखा है 30 डिग्री। इन्होंने कहा चाप की लंबाई निकालो। बड़ा आसान बात है। चाप की लंबाई L होती है और चाप की लंबाई L मान ली हमने। मेन बात है इसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। L बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अगर फार्मूला नहीं पता तो फिर नहीं लगेगा। L बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180, बस वैल्यू पुट करना आ ही जाएगा। पाई का मान 22/7, रेडियस इज 21 एंड थीटा इज 30 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। 0 0 कैंसिल होगा, 3 6 18 और 7 से ये कट रहा है, 7 3 21, 3 2 6, 2 से काट दें 11। तो आंसर देखना पड़ेगा, कोई 11 सेंटीमीटर है चाप की लंबाई। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है, हाँ जी ऑप्शन सी है 11 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति का। tan थीटा बराबर लिखा है a अपॉन बी और हमें एक एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो दो ऑप्शन हैं। एक तो है कि tan थीटा से ट्रायंगल बनाकर लंब आधार फिर पाइथागोरस से कर्ण निकालकर हम साइन और कॉस निकालें और यहाँ पर वैल्यू पुट करें, बट वो बड़ा हो जाता है। आसान तरीका ये है, इसमें हम यहाँ पर ही tan डेवलप कर दें और tan की वैल्यू हमें पता है और हो जाएगा। कैसे? अंश तथा हर में cos थीटा से भाग कर सकते हैं। अंश तथा हर में cos थीटा से जब भाग करेंगे तो b sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पर भी b sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस a cos थीटा अपॉन cos थीटा। यहां पर अंश और हर में cos थीटा से हमने भाग किया, यहां cos से भाग, cos से भाग, cos से भाग, cos से भाग। अब क्या होगा, साइन बटे cos आप जानते ही होंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो, कि साइन अपॉन cos tan हो जाता है, cos से cos कैंसिल तो a हो जाता है, फिर साइन अपॉन cos क्या हो जाता है, tan हो जाता है, और ये cos से cos कैंसिल तो ये a हो गया। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, tan थीटा का वैल्यू लगाएंगे। tan थीटा का वैल्यू क्या है, a अपॉन बी माइनस a, फिर tan थीटा का वैल्यू a अपॉन बी प्लस a, b b a कैंसिल ना हो। अब ये हो जाएगा a माइनस a अपॉन a प्लस a। a में से a जाएगा 0, 0 अपॉन 2a मतलब 0। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। 16th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन बी करेक्ट हो रहा है, जो कि 0 है। इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाए। 17वां, 3 cot a इज इक्वल टू 4 हमें sec a चाहिए। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 3, यहां से 3 बटे में जाएगा और यहां से sec a पूछ रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम यहां पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये cot a हो गया। cot a होता है आधार बटे लंब। तो ये ट्रायंगल है ए बी सी, आधार बटे लंब। आधार क्या है, ए बी, ए के लिए, इसके लिए लंब है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। आधार हो गया ए बी, आधार क्या हो गया, आधार बटे लंब क्या है, बी सी। तो ए बी को अगर हम मानेंगे, चूंकि अनुपात है, तो ए बी हो जाएगा 4K और बी सी हो जाएगा 3K। पाइथागोरस से अगर जाएंगे तो ये 5K निकलेगा, 4K 3K क्या निकलेगा, 5K। लगा देते हैं। चलिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी इज 4K
एंड BC इज 3K। तो 16K स्क्वायर और 3K का वर्ग हो गया 9K स्क्वायर। 16 और 9 25K स्क्वायर। AC की वैल्यू 25 का वर्गमूल 5 5K स्क्वायर का K। AC की वैल्यू जो हमने निकाल के लाए वो आ गई 5K। अब आप यहां से सेक A निकाल सकते हो। सेक का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कौन होता है भाई? 90 के सामने कर्ण होता है। कर्ण हो गया 5K, इसके सामने लंब और आधार हो गया 4K। तो K से K कैंसिल, ऑप्शन ही मिलाना बचा है अब केवल। 5/4 आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर है डी 5/4। ऑप्शन डी है ये। अगले प्रश्न पर आ जाए। साइन 2a बराबर √3/2 तो a चाहिए। एक तो रास्ता है कि जो ऑप्शन में a के मान दिए हैं वो यहां पर रख कर देख लें जो संतुष्ट कर दे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वैल्यू ही निकाल लें। साइन में √3/2 मान किसका होता है ये तुम्हें याद होना चाहिए इस सवाल को लगाने के लिए। तो हमें याद है कि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन साइन जब दोनों तरफ से हटा देंगे 2a बराबर 60 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री अपॉन 2, तो 60 का आधा हो जाएगा 30 अंश। a बराबर आ गया 30 अंश। चेक करते हैं, 30 रखो, 30 दूना 60 और साइन 60 √3/2। ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन है 30 डिग्री। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1। cos 3 थीटा निकालेंगे तो ये आएगा 2 में 1/2। cos में 1/2 मान किसका होता है? cos में 1/2 मान होता है 60 अंश का। cos 60 1/2 होता है। अब cos हटा देंगे तो 3 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 3, 3 से भाग करो, 3 दूना 6, थीटा बराबर 20 अंश हो जाएगा। तो 20 तियां 60 और cos 60 1/2 करेक्ट। लास्ट उसमें अगर ऑप्शन देख लें पिछले वाले प्रश्न में तो थीटा बराबर 20 अंश यानी ऑप्शन बी था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज एबीसी में आधार BC के समांतर एक रेखा खींची गई है PQ। क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है, फिगर भी इसमें दिया है, ये कह रहे हैं BC के पैरेलल एक लाइन है, BC के एक लाइन एक पैरेलल है PQ। माने ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये समांतर है तो आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, लेकिन अभी समझना कहानी क्या है इसमें। PQ रेशियो BC, PQ और BC में अनुपात दिया, यानी अब थेल्स प्रमेय का रोल खत्म हो गया यहां से। क्योंकि थेल्स प्रमेय जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा एक भुजा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय इन दोनों भुजाओं के अनुपात को लेकर के, इन दोनों भुजाओं का, इनके रेशियो का थेल्स प्रमेय में कोई यूज नहीं है। गलती इस क्वेश्चन में यही होती है कि थेल्स प्रमेय की तरफ बच्चा चला जाता है, गलत बात है। जब ये रेखा इसमें और इसमें अनुपात दिया है तो फिर हमें इनको सिमिलर करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा, और फिर हम लगाएंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और ये सीधे सीधे कर देते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही, क्योंकि ये समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा तो संगत कोण बराबर होंगे। फिर जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा ने काटा तो संगत कोण बराबर होंगे। लिख इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, केवल समझ लो। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, कोण दो कोण बराबर हो गए। हालांकि तीसरा एंगल भी कॉमन ही है, ये एंगल इसमें भी है, पूरे में भी है। तो कोण समरूपता से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल APQ इज सिमिलर, APQ इज सिमिलर ट्रायंगल ABC। ये ऊपर वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के समरूप है। और समरूप त्रिभुजों के बारे में जानकारी है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो AP जो है वो AB के अनुपात में होगी, AP अपॉन AB, ठीक है।
ए पी अपॉन ए बी, ए पी लिखा तो उधर ए बी लिखेंगे, ठीक है जी। अब इधर अगर मान लो पी क्यू लिखा, पी क्यू तो साथ में क्या आएगा, पी क्यू बटे बी सी। हालांकि बराबर में भी लिख सकते हैं ए क्यू बटे ए सी, जरूरत नहीं है तो छोड़ दिया। अच्छा, पी क्यू अपॉन बी सी कितना दे रखा है, 1/3। फिर हमने एक बात देखी कि यार ए पी रेशियो बी पी चाहिए, ए बी तो चाहिए नहीं। तो जरा फिगर में देखो, ए बी को क्या तोड़ सकते हैं ए पी प्लस बी पी में, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ये पूरी दूरी जो ए बी है, ए बी को तोड़ दो ए पी प्लस बी पी, लेंथ ए बी को तोड़ दो ए पी, लेंथ ए बी को तोड़ दो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस। ऐसा इसलिए तोड़ा क्योंकि जो हमें चाहिए है वो ए पी और बी पी में चाहिए। तो ए पी को नहीं डिस्टर्ब किया, ए बी को डिस्टर्ब किया। ए बी को हम लिख दिए ए पी प्लस बी पी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो आना है वो आ ही जाएगा। तो इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3AP, इधर मल्टीप्लाई आएगी 3AP, उधर 1 से होगी तो यही रहेगा AP प्लस BP। 3AP में AP जाएगा तो 2AP बराबर BP। BP इस तरफ बटे में आया और 2 उधर, AP बटे BP, BP इधर आएगा बटे में तो उधर 1 बचेगा, BP यहां आएगा, इधर 1 बचेगा, 2 बटे में। नाउ AP रेशियो BP, AP अनुपात BP इज इक्वल टू 1:2। तो ऑप्शन हम लोग बस देख लेते हैं, ऑप्शन इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। हो गया।